नमस्कार। आज हम रॉबर्ट क्लाइव के जीवन और उनकी विरासत पर थोड़ी गहराई से बातचीत करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर बनाते हैं जिसे कभी नायक माना गया तो कभी लुटेरा कहा गया। प्रशंसा भी है, गंभीर आरोप हाँ, भी। बिल्कुल। क्लाइव वाकई एक पहेली है। देखिए, मैकॉले जैसे इतिहासकार उन्हें कहते हैं शस्त्र और परामर्श दोनों में महान। अच्छा। तो वहीं आज के आलोचक उन्हें लालची लुटेरा या फिर साम्राज्य का एक बेरहम एजेंट तक कह देते हैं। हाँ, यही विरोधाभास है। यही चीज उन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी तस्वीर है क्या। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साधारण क्लर्क भारत में ब्रिटिश सत्ता का कह सकते हैं प्रतीक बन गया। हाँ, उनकी शुरुआती जीवन से लेकर प्लासी, उनका शासन और फिर उनका दुखद अंत, सब पर बात करेंगे। हाँ, देखते हैं। तो फिर शुरू करें। बिल्कुल। क्लाइव का भारत आना कोई बहुत नाटकीय नहीं था। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मामूली क्लर्क। अच्छा, क्लर्क के तौर पर। शुरुआती दिन मुश्किल थे। मैकॉले तो लिखते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की भी कोशिश की थी। पिस्तौल थी पर वो चली नहीं। अच्छा, ये भी कहानी है। हाँ, और अपने अफसरों से भी उनकी कुछ खास बनती नहीं थी। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है जो स्रोत बताते हैं कि उनमें वो नस्लीय भेदभाव शायद उतना नहीं था। अच्छा। वो आसानी से यहाँ के रिवाज अपना लेते थे, जैसे हुक्का पीना या सुपारी चबाना। हाँ, ये बात तो है। और सबसे हैरान करने वाली बात, बिना किसी मिलिट्री ट्रेनिंग के वो कंपनी की सेना में चले गए और कामयाब भी हुए। और यहीं से उनकी किस्मत ने पलटा खाया। कर्नाटक युद्ध में सिर्फ 26 साल की उम्र में आरकॉट की घेराबंदी और जीत। हाँ, आरकॉट। इसने उन्हें मशहूर कर दिया। वो सिपाहियों की वफादारी वाला किस्सा भी तो है। हाँ, कि कैसे उन्होंने अपना राशन यूरोपियन साथियों को दे दिया था। ये क्लाइव की लीडरशिप दिखाता है शायद। आरकॉट ने तो बस मंच तैयार किया था। असली कहानी तो बंगाल में शुरू हुई। बिल्कुल, बंगाल। नवाब सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर हमला और वो जो विवादित ब्लैक होल की घटना है। हाँ, जिस पर आज भी बहस होती है कि कितने लोग मरे थे। सही बात है। तो इस घटना ने क्लाइव को कह लीजिए दखल देने का बहाना दे दिया। और सिराज को हटाने की जो साजिश थी वो सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जगत सेठ जैसे बहुत अमीर हिंदू बैंकर थे, राय दुर्लभ जैसे प्रशासक थे, और हाँ, मीर जाफर तो थे ही। सबके अपने अपने हित थे। और इसी साजिश में क्लाइव ने वो ओमीचंद वाला धोखा किया। हाँ, ओमीचंद, एक बिचौलिया। एक जाली संधि का इस्तेमाल करके। मैकॉले ने भी इस कदम की आलोचना की है। हाँ, की है। और नतीजा 1757 की प्लासी की लड़ाई, जो असल में लड़ाई कम, क्योंकि मीर जाफर की सेना का बड़ा हिस्सा तो लड़ा ही नहीं, वो बस खड़ा देखता रहा। और प्लासी ने क्लाइव को कितनी दौलत दी? करीब 234,000 पाउंड्स। हाँ, उस जमाने में ये कल्पना से बाहर की रकम थी। और बाद में ब्रिटिश संसद में उन्होंने क्या कहा कि वो खुद हैरान हैं कि उन्होंने इतना संयम कैसे बरत लिया। हाँ, वो कह रहे थे कि वो और भी लूट सकते थे। यही तो, ये बयान ही उनके चरित्र की जटिलता दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये संयम वाली बात सिर्फ अपनी सफाई थी? खैर, वो बंगाल के गवर्नर बने। पहले कार्यकाल में उन्होंने मीर जाफर के राज में हिंदू अभिजात वर्ग को तो संरक्षण दिया। हाँ, वो किया। लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके निजी व्यापार और लूट को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हाँ, और यहीं से वो डुअल सिस्टम, मतलब द्वैध शासन प्रणाली वाली बात आई। हाँ, वही। प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब पर, लेकिन पैसा वसूलने का और सेना का कंट्रोल कंपनी के पास। और ये सिस्टम तो बुरी तरह फेल हुआ। बिल्कुल फेल हुआ। कंपनी के लोग निजी व्यापार से बंगाल का खजाना खाली कर रहे थे। क्लाइव ने तब पिड्डी एल्डर, जो इंग्लैंड में बड़े मंत्री थे, उनको लिखा भी था। क्या लिखा था? कि अब ब्रिटिश क्राउन को सीधे भारत का शासन संभाल लेना चाहिए। अच्छा, ये सुझाव उन्होंने तभी दे दिया था। फिर 1765 में क्लाइव दोबारा बंगाल लौटे। हाँ, दूसरी बार। इस बार वो भ्रष्टाचार मिटाने के बड़े इरादे से आए थे। उन्होंने कहा भी था कि वो ऑगियन अस्तबल साफ करने आए हैं। हाँ, बड़े दावे के साथ। उन्होंने तोहफे लेने पर, निजी व्यापार पर रोक लगा दी। नमक के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार करने की कोशिश की। और वो मीर जाफर की वसीयत से जो बड़ी रकम मिली थी, करीब 60,000 पाउंड, वो भी उन्होंने कंपनी को दे दी। हाँ, ये उनके सुधारवादी पक्ष को दिखाता है शायद। इसी दौरान बक्सर की लड़ाई हुई। हालांकि क्लाइव उस लड़ाई में थे नहीं, वो तब इंग्लैंड में थे। हाँ, लेकिन बक्सर की जीत के बाद उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। और ये दीवानी मिलना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। इसका मतलब था टैक्स वसूलने का कानूनी हक।
अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। एक तरह से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन जब वो 1767 में इंग्लैंड वापस गए तो उनका स्वागत मिला जुला रहा। हाँ बिल्कुल, एक तरफ उनके सुधारों की तारीफ हुई तो दूसरी तरफ उन्हें नबोब कहकर मजाक उड़ाया गया, मतलब भारत से लूटी दौलत से अमीर बना हुआ आदमी। और 1770 में बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था, हाँ, उसके लिए भी उन्हें गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि वो उस समय भारत में थे ही नहीं। अजीब बात है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, हाँ, जो कंपनी पर नियंत्रण की पहली कोशिश थी, उसमें उनकी सलाह काफी अहम मानी जाती है। लॉर्ड चैथम जैसे नेताओं ने तो संसद में उनके तर्कों की तारीफ भी की थी। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बहुत उथल-पुथल थी। हाँ, वो सेहत की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। शायद बाइपोलर डिसऑर्डर था, पेट की पुरानी तकलीफें थीं और गहरा डिप्रेशन भी। और उनका अंत बहुत दुखद रहा। हाँ, बहुत। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से तंग आकर रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में सिर्फ 49 साल की उम्र में एक पेनाइफ से अपनी जान ले ली। उफ। तो ये सारे स्रोत मिलकर हमें क्लाइव की एक, कह सकते हैं, कई परतों वाली थोड़ी बिखरी हुई सी तस्वीर दिखाते हैं। हाँ। एक तरफ गजब का सैनिक नेतृत्व है, प्रशासन सुधारने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ निजी लालच, धोखा और एक साम्राज्य की नींव रखने की क्रूरता भी है। बिल्कुल। उनके कामों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता तो जमा दी, पर वो खुद भ्रष्टाचार और विवादों का प्रतीक बन गए। सही कहा। मैकॉले ने चाहा था कि उनके बाद के अच्छे कामों ने उनकी शुरुआती गलतियों को ढक दिया, पर उनके दुश्मन ये कभी नहीं माने। उन्हें अपनी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों का बोझ उठाना पड़ा। शायद यही बड़ी ऐतिहासिक शख्सियतों की किस्मत होती है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को आंकते वक्त हम उसकी निजी महत्वाकांक्षा, उसके समय के जो नैतिक पैमाने थे और उसके कामों के जो दूर तक जाने वाले नतीजे हुए, इनमें संतुलन कैसे बिठाएं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। ये विचार करने वाली बात है। क्लाइव की कहानी यही पूछती है, क्या बड़े साम्राज्य हमेशा नैतिक समझौतों की बुनियाद पर ही टिके होते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।